नमस्कार जनरल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद अंजू। नमस्कार। जय हिंद सर। सर, पेरिस में पीएम मोदी G7 समिट के दौरान डोनाल्ड ट्रंप से कैसे मिलेंगे? क्या गर्मजोशी से स्वागत करेंगे? गलबैयां होंगे? ये तमाम तरह की थ्योरीज चल रही थी, वो भी इसलिए क्योंकि हमारे 3 सैनिक जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में मारे गए अमेरिकी हमले में। लेकिन जो तस्वीरें G7 समिट के दौरान जो ट्रेडिशनल एक तस्वीर खींची जाती है सभी लीडर्स की, उसकी जो तस्वीरें सामने आई हैं, वीडियो सामने आया है, वो तो कुछ और कहानी कह रही है। आप ये तस्वीर देखिए, इसको देखकर आपको क्या लग रहा है? डोनाल्ड ट्रंप फ्रेम में तो है, लेकिन कहाँ है? हाँ, देखिए, बिल्कुल बिल्कुल अंजू, जो हमारे प्रधानमंत्री की बॉडी लैंग्वेज रही और जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री ने डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की, चाहे वो टेबल पर हो या यहाँ पर जो जो तस्वीर आप दिखा रही हैं वहां पर हो, वो एक बिल्कुल मैटर ऑफ फैक्ट, बिल्कुल डिप्लोमेटिकली करेक्ट, लेकिन उनको अपने स्थान पे रखते हुए ये बात की गई। अगर आप कहना चाहें तो इसको कह सकते हैं कि उन्होंने ऑलमोस्ट इग्नोर किया है राष्ट्रपति ट्रंप को, क्योंकि उनको एक मैसेज दे रहे हैं वो क्लियर कट कि हमारे अपने जो हित हैं उनके बारे में हम ध्यान रखते हैं, और जिस प्रकार से आप भारतवर्ष को ट्रीट करते रहे, खास करके पिछले 1 1 1.5 वर्ष में, वो भी कहीं ना कहीं मैसेज दिखाई दे रहा है। एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो भारतवर्ष में एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा था कुछ लोगों के द्वारा कि ट्रंप के सामने सरेंडर कर दिया है और नरेंद्र मोदी जो है उनके बिल्कुल बिछ गए हैं उनके सामने, और वो है ये शायद एक करारा जवाब उन लोगों के लिए भी है कि न केवल फर्मली उन्होंने उनसे मुलाकात करी, बिल्कुल मैटर ऑफ फैक्टली हाथ मिलाया और उसके बाद बस दैट इज इट, कोई झप्पी नहीं, कोई कुछ नहीं, तो ये बिल्कुल साफ मैसेज है। और उसके बाद जैसे कि वहां पर जो उद्बोधन उन्होंने दिया है G7 के इस समिट में, उससे साफ पता पड़ रहा है उन्होंने उन 3 नाविकों की जिनकी की हत्या करी गई थी, मैं इसको हत्या बोलूंगा अंजू, जिनको कई लोग कह रहे हैं मार मार दिया गया, ये हुआ, जिनकी हत्या करी थी अमेरिकी नौसेना ने, उनके बारे में उन्होंने प्रश्न उठाया, उस बात को, वेस्ट एशिया की बाकी चीजों को वहां पर उठाया, और डिप्लोमेटिकली उन्होंने बहुत सब बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि ट्रस्ट जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है अंतरराष्ट्रीय संबंधों में, और वो ट्रस्ट कहीं ना कहीं मिसिंग है। जिस प्रकार से अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को अपनी गोद में बिठा करके घूम रहे हैं पूरी दुनिया में, उससे बिल्कुल क्लियर नजर आता है कि उनके जो जो उद्देश्य हैं वो इमीडिएट जो गेन वो देख रहे थे आने वाले समय में कि किस तरह से पाकिस्तान की उनको जरूरत पड़ेगी। आप देखिए, जो डील की बात कर रहे हैं वो, उसमें हाथ पाकिस्तान का है लेकिन थू थू अमेरिका की हो रही है पूरी दुनिया में। तो मेरा ये कहने का अर्थ है कि इन तस्वीरों से ये बिल्कुल साफ है कि इंडिया मीन्स बिजनेस। और इसको मैं कनेक्ट करना चाहूंगा, कुछ 2 4 दिन पुरानी बात है, जिस प्रकार से फिनलैंड में आपके विदेश मंत्री ने एक करारा मैसेज अमेरिका को दिया था कि हम अपना जो इंटरेस्ट है वो खुद देखते हैं, और हमको कहां से क्या लेना है, कैसे लेना है, वो हम स्वयं डिसाइड करते हैं, और हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और हमारे अपने राष्ट्रीय हित सर्वोपरि हैं। और जो लोग, जो आवाजें भारतवर्ष के अंदर से उठ रही थी कि भारत सरेंडर कर रहा है अमेरिका के सामने, उनको अब समझ जाना चाहिए बिल्कुल क्लियरली कि डिप्लोमेसी क्या होती है, अंतरराष्ट्रीय मंच के ऊपर किस प्रकार से बिहेव किया जाता है, किस प्रकार से मैसेजिंग की जाती है, कि बिल्कुल साफ, बिल्कुल क्लियर निकल करके सामने आ गया है। सर, ये जो तस्वीरें हैं ये कहानी कुछ और भी बयां करती हैं। जिस तरह से ईरान के साथ अमेरिका ने समझौता कर लिया है, इजराइल उसको मान नहीं रहा है, और इस पूरे समिट के दौरान डोनाल्ड ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कह रही थी, बड़े उड़े उड़े से नजर आ रहे थे। जैसे कॉन्फिडेंट पहले नजर आते थे वैसे नहीं थे। तो आपको लगता है कि वो जो समझौता कर लिया है वो भी कहीं ना कहीं खटाई में पड़ गया, या इजराइल के साथ उनकी दोस्ती, क्योंकि अब तो अमेरिका ने यहां तक कह दिया कि इजराइल तो हमारी वजह से है। देखिए अंजू, ट्रंप कब क्या कैसे कहते हैं उन्हें स्वयं नहीं पता। आपको मैं एक बात बता सकता हूं बिल्कुल क्लियरली कि ये जो डील हुई है,
इस डील से जो अभी तक खबरें आ रही हैं सामने, इवेंचुअली इसके अंदर क्या है? पहली बात तो इसको हम डील ना कहें तो बेहतर रहेगा। डील है ही नहीं, ये एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है जो भी अभी तक साइन नहीं हुआ है। और ये बात निश्चित की गई है कि जब तक ये फिजिकली साइन नहीं होगा तब तक इसका इंप्लीमेंटेशन ऑन ग्राउंड नहीं हो रहा है। और अभी भी जो बातें निकल करके आ रही हैं उससे मुझे बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है कि अमेरिका को कुछ भी इस डील से नहीं मिला। वो कहते हैं हमने हॉर्मूज खुलवा दिया, 28 फरवरी से पहले वैसे ही खुला हुआ था, आपने क्या खुलवा दिया? वो कहते हैं कि हमने रिजीम चेंज, कुछ नहीं हुआ। उनके कहने से ये नहीं होता कि भाई वो जो अब ज्यादा समझदार लीडरशिप आ गई है, उसी लीडरशिप को कल तक आप कह रहे थे कि हम उसको खत्म कर देंगे, ये कर देंगे। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि जो मुश्तबा खामनेई है, ये अयतुल्ला अली खामनेई से कहीं ज्यादा कट्टर और जंग और कहीं ज्यादा डायनेमिक है। तो ये रिजीम चेंज भी नहीं हुआ। मिसाइल ड्रोन के ऊपर बात ही नहीं कर रहा ईरान। जो 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 समझौता परमाणु पर होना था, वो परमाणु का समझौता कहां है? और कल ही ईरान ने स्टेटमेंट दे दिया है कि हम न केवल हिजबुल्लाह हुती की मदद करते रहेंगे, अब हमस को दोबारा खड़ा करेंगे। आप ये देखिए, मेरे को लगता है ये इतना करारा तमाचा है इनके ऊपर। इजराइल अलग से खड़ा हुआ है, वो अलग बात करूंगा मैं, लेकिन ये अमेरिका की जो बॉडी लैंग्वेज उनकी भी है, ये बिल्कुल मेरे हिसाब से अमेरिका का एक लगभग सरेंडर वाला है। क्या इसमें एक्चुअली है वो जब फिजिकली बाहर आएगा तब पता लगेगा, लेकिन अभी एज द आई लुक्स एट इट, व्हाट मीट्स द आई, उसमें अमेरिका की पूरी करारी मात मुझे नजर आ रही है। और जो ईरान में जश्न हो रहे हैं वो पूरी तरह से जस्टिफाइड है। और ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज इसका सजेस्टिव है। एक चीज और मैं बताऊंगा कि आज अमेरिका के बैक होम पर बड़ी भारी परेशानी हो रही है, और शायद उनके कुछ बड़े बड़े धुरंधर उनको उनको निकाला जाएगा, जैसे वो 24 जनरल्स और एडमिरल्स को और काफी लोगों को निकाल चुके हैं। दो एक पीट हेगसेट के ऊपर गाज गिर सकती है, और दो एक बड़े बड़े लोगों के ऊपर गाज गिर सकती है जिन्होंने इस डील का या इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का कहीं ना कहीं कुछ दबी जबान से उसका मुखालफत की थी। तो ये बात भी आप देखिएगा, आने वाला समय दिखाएगा कि किस तरह से ट्रंप एक ऐसी परिस्थिति में आ गए हैं जो उनकी हार का कारण बन रहा है। अमेरिका की सुपर पावर वाली इमेज फारस की खाड़ी में डूब चुकी है। सर, अभी जो नवंबर दिसंबर में वहां पर इलेक्शन होने वाले हैं उसमें तो बुरा हाल होने वाला है। इसका मतलब है डोनाल्ड ट्रंप का। डोनाल्ड ट्रंप को सब कुछ नजर आ रहा है, क्योंकि सर जो डेस्परेशन थी इस युद्ध को बंद करवाने की, वो तो अमेरिका में थी। और आप इजराइल का स्टैंड जो है सर, उसको कैसे देखते हैं? क्या वो सच में लेबनान पर हमले करने रोक देगा? देखिए अंजू, इजराइल का इस पूरे संघर्ष के दौरान अगर किसी एक देश का स्टैंड बिल्कुल क्लियर रहा है, और उस क्लियर स्टैंड के लिए उनके समझ से, सही है या गलत है वो नहीं कह रहा हूं, जो उनके विचार से करेक्ट स्टेप्स होने चाहिए थे वो लगातार ले रहा है, उस देश का नाम है इजराइल, और उस प्रधानमंत्री का नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। तो अब उनको इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता। देखिए, जब हमले शुरू हुए थे अंजू, तो अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के ऊपर हमले किए थे। इनफैक्ट जो जो पहले जो मिसाइलों से अली खामनेई और उनकी पूरी टीम 30-40 टॉप लीडर्स खत्म किए गए थे, वो मिसाइलें इजराइल से आई थी। ये बात हमको समझने की आवश्यकता है। अब साथ उन्होंने हमला किया, युद्ध इकट्ठे शुरू किया, और अचानक से जब परिस्थिति पूरी तरह से क्लियर नहीं है, अमेरिका ने ईरान के साथ हाथ मिलाने की कोशिश कर ली। क्योंकि अमेरिका को, आपने जो बात कही इलेक्शन, देखिए इनके पास सेनेट में भी और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में 5-5 7-7 सीटों का कुल एडवांटेज है। और अगर उसमें से भी कुछ लोग इनके अपने दूसरी तरफ से वोट कर रहे हैं, और अगर इस इलेक्शन में अगर वो 5-7-10 सीटें भी हार जाते हैं, तो ये अगले साल, अगले 2 साल तक ये रबर स्टैंप रह जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप। क्योंकि ना तो सेनेट में इनका बहुमत होगा, और ना ही हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में इनका बहुमत होगा। तो ये एक बहुत बड़ा, मेरे हिसाब से उनको उनको सामने खतरा नजर आ रहा है। इस वजह, और इसकी वजह से उनकी पॉपुलैरिटी आज की तारीख में न्यूनतम स्तर पर है। तो शायद इसको कहीं ना कहीं एनकैच करने के लिए वो एक ऐसी बात करना चाहते हैं कि मैंने एक और युद्ध बंद करवा दिया, और ईरान के साथ मेरा युद्ध बंद खत्म हो गया और हम जीत के वहां से आ गए। मैंने आपको सारी गिना दी, कुछ जीत के वो जा नहीं रहे। तो मेरा ये मानना है कि ट्रंप जो है वो एब्सोल्युटली डेस्परेट हैं। और अगर ये जो एक्शन मैं बता रहा हूं अमेरिका में होता है, तो इससे और ज्यादा डेस्परेशन की आपको नजर पता पड़ेगा। और निश्चित रूप से जो आने वाला इलेक्शन है,
उसमें रिपब्लिकन पार्टी को बहुत ज्यादा नुकसान होने की संभावना है। सर, ये जो अरबों खरबों रुपए पुनर्निर्माण के लिए दिए जा रहे हैं ईरान को या देने का ऐलान किया जा रहा है, इनको लेकर भी तो फांस फंसी हुई ना। पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दिया जा रहा है, फिर कहा मिडल ईस्ट के देश देंगे, फिर कहा कि ऐसी कोई बात ही नहीं हुई है। सर, मिडल ईस्ट के देश क्यों देंगे ईरान को? सर, ईरान तो उनकी तबाही का सबसे बड़ा केंद्र है। वो क्यों देंगे? ईरान ने उन पर कितने हमले किए। तो ये जो फांस पैसे को लेकर फंसी हुई है सर, पहले तबाह करो फिर पैसे दो। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, मैं आपको इसको एक दूसरे दृष्टिकोण से बताता हूँ। मिडल ईस्ट के लोग पैसे देंगे क्यों? वो तो पैसे माँग रहे हैं कि हमारा नुकसान किया है, और जो नुकसान ईरान ने हमारे ऊपर किया है, चाहे वो आपके बेसिस के ऊपर हमले के बहाने से हुआ हो, नुकसान तो यूएई का हुआ है, नुकसान बहरीन, कतर और ओमान का हुआ है, नुकसान सऊदी अरब का और इराक का हुआ है। तो वो लोग भी कह रहे हैं, जब ईरान कहता है कि आप मेरे जो नुकसान, डेवास्टेशन मेरे देश में हुआ उसका कंपनसेशन दें, तो उनको भी कंपनसेशन देने की जरूरत है। तो अगर आप फिर कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप की उनसे पैसा लेकर के ईरान को दिया जाएगा, मेरे ख्याल से इससे ज्यादा एब्सर्डिटी की कोई बात हो नहीं सकती। और ये असल में क्या हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप फंस चुके हैं, और उन्होंने ये जो बात बनी ही कहा होगी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होगा, इसी बात पे बनी होगी कि मैं 300 अरब डॉलर आपको दूंगा रिकंस्ट्रक्शन, रिहैबिलिटेशन, रीबिल्डिंग के लिए। तो उसके बाद अब उसकी मुखालफत हो रही है। आपने ओबामा की डील को ट्रैश बोल करके और उसको कूड़ेदान में फेंक दिया, क्योंकि आपने ओबामा ने कुछ पैसे प्रॉमिस किए थे। आज आप क्या कर रहे हैं? तो जो जिस चीज को ट्रैश में आपने डाल दिया, और ये उन्होंने कहा कि वो डील बिल्कुल बकवास थी और उससे बेहतर, उसके आसपास भी नहीं पहुंचे हैं अंजू। वो डील जो 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 ओबामा का जेसीपीओए था, वो मैंने पढ़ा है। मैं बता सकता हूं कि ट्रंप और उनका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन मिलके उसके आसपास की भी जो एग्रीमेंट है वो नहीं कर सकते हैं ईरान के साथ, पहुंचेंगे ही नहीं, ईरान मानने का ही नहीं है। और उसको आपने ट्रैश में करके कूड़ेदान में फेंक दिया। अब उससे कम पर अगर आपको मानना पड़ रहा है, तो इससे ज्यादा ह्यूमिलिएटिंग हार हो नहीं सकती अंजू, ये बात बिल्कुल साफ है। और आज डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं, और इजराइल ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि मुझे आपकी डील से, आपकी अंडरस्टैंडिंग से, मेमोरेंडम से कोई लेना देना नहीं है। मेरे अपने राष्ट्रीय हित हैं, उनका अपना इलेक्शन है जो कि शायद अमेरिका के इलेक्शन से पहले है। अगर वो आज मान जाएगा नेतन्याहू कि भाई अब मैं लेबनान पे हमले नहीं करूंगा, हिजबुल्लाह को बढ़ने दो, हमास को भी बढ़ने दो, हुती को भी चलने दो, तो उसको तो 2 वोट भी नहीं मिलेंगे, उसके घर वाले नहीं देंगे उसको वोट, इतना बुरा हाल हो जाएगा नेतन्याहू का। तो मैं ये कह रहा हूं कि नेतन्याहू किसी भी कीमत पे इस चीज को मंजूर करेंगे नहीं, क्योंकि उनके लिए ये एग्जिस्टेंशियल सवाल है। अगर इस प्रकार के कोई भी कम बैक वाली बात को वो मंजूर करते हैं, वो एग्जिस्टेंशियल इशू होता है। एक चीज और मैं उसी सांस में बताना चाहता हूं। देखिए, जो होता है, जो पीपल ऑन ग्राउंड, जो जमीन पर लोग होते हैं, वो आपको लीवरेज देते हैं, और वो लीवरेज ना तो अमेरिका के पास है ना ईरान के पास है। वो लीवरेज अगर कहीं है तो वो इजराइल के पास है। इजराइल ने लगभग 70% गाजा के ऊपर फिजिकली कब्जा किया हुआ है। उसने लगभग 12-15% साउथ लेबनान के ऊपर फिजिकली कब्जा किया हुआ है। अब ये उनको लीवरेज दे रहा है। उसके साथ जो फिजिकली कब्जा करने के बाद जो उनकी जो जो समुद्री सीमा है, अपनी समुद्री सीमा को भी वो आगे लगेंगे, भैया यहां तक हमारा जमीन पे हो गया, तो इसकी वजह से ये जो समंदर है वो भी हमारा हो गया। तो ये इजराइल के पास बहुत बड़ा लीवर है, और जब भी बात नेगोशिएशन होगा, इसको एक बहुत बड़ी शक्ति के तौर पे वो इस्तेमाल में ला सकता है। आप ये देखिए कि इजराइल का उद्देश्य, एजेंडा बिल्कुल क्लियर रहा है थ्रू आउट संघर्ष के, पूरे संघर्ष के दौरान। तो आप देखेंगे कि इजराइल इसके अंदर फंसने वाला नहीं है, और उसको अगर लगेगा कि वो, और उसके अलावा एक बात और मैं बताता हूं अंजू, जो जिस जिस सांप को आपने खड़ा कर दिया उसका नाम हिजबुल्ला है। आपका हिजबुल्ला पे कंट्रोल ही कोई नहीं है। ईरान कुछ भी कहता रहेगा, वो फिर भी फायर करते रहेंगे, क्योंकि उनका तो नुकसान हो गया, उनका तो आधी तक तो लीडरशिप खत्म कर दी, चाहे वो पेजर अटैक हो पिछली बार का, या और बार और कितने हमले हो, और आधी से ज्यादा जमीन ले ली आपने उनकी। तो वो तो कभी रुकने वाले हैं नहीं। तो ये दोनों तरफ से, ये इजराइल को अपनी तरफ से भी हमला करने की जरूरत नहीं है, हिजबुल्ला कोई ना कोई हिमाकत कर देगा, और उसके बाद आप सॉर्ट आउट करते रहें उनको। तो बिल्कुल मेरा मानना है कि अमेरिका का की परिस्थिति, ट्रंप की परिस्थिति बहुत खराब है। सर,
अब सोचो ना कि जो ये सारी घटना शुरू हुई थी, हमास के आतंकवादियों ने 2023 में अक्टूबर महीने में जिस तरह से हमला किया था, इजराइल के अंदर घुसकर महिलाओं के साथ क्या किया, बच्चों के साथ क्या किया, वो जो घटना थी सर, उसके बाद ही तो पूरा का पूरा ये मामला शुरू हुआ। और उस हमास को अगर ईरान कहता है कि हम और पन पाएंगे, हम उनको फंडिंग करते रहेंगे, तो सर ये कैसे कोई बर्दाश्त करेगा? इजराइल का एक भी नागरिक, कैसे नेतन्याहू इसको बर्दाश्त कर सकते हैं? और अमेरिका इसको मानकर बैठ गया कि हाँ ठीक है, उनको सब कुछ मंजूर है। तो फिर तो इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में कॉन्फ्लिक्ट जो है वो इजराइल और अमेरिका के बीच भी खुलकर देखने को मिलेगा। अंजू देखिए, मैं आपको दोनों दो 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 दृष्टिकोण बताऊंगा। पहला तो ये जो 7 अक्टूबर 2023 का हमला है, उसकी मैं मूल कारण बताता हूं। उसका मूल कारण ये था कि जो अब्राहमिक अकॉर्ड्स थे, ये पांच चार देशों ने उस समय, और पांच देशों ने इनको साइन किया है। उसमें तो उन 5 देशों ने इज़राइल को मान्यता दे दी है। और जिस प्रकार से बातचीत चल रही थी, सऊदी अरब जो है इस अब्राहम अकॉर्ड को साइन करने के बहुत नजदीक आ गया था, और ईरान किसी कीमत पर नहीं चाहता था कि सऊदी अरब जैसा इन्फ्लुएंशियल देश, सऊदी अरब आप कुछ भी कहते रहें, लेकिन पश्चिम एशिया का बेताज सरताज है, क्योंकि जितना आर्थिक शक्ति सऊदी अरब है उतना कोई और है नहीं। उसके बाद आपके मक्का मदीना, तो ये कई इश्यूज हैं। तो जब वो इतना नजदीक आ गए, तब उन्होंने ईरान के इशारे पर हमास ने ये विभत्सता करी, और उसका असर है, ये उसी का असर है कि इतना बड़ा युद्ध आपको देखने को मिला। और अगर उसी हमास को आप दोबारा आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो जब आपको उसी प्रकार से दे दिया जाएगा। हालांकि जो इजराइल ने उसके बाद किया, 70-72 लाख लोगों को, 1000 लोगों को मार दिया, वो भी उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। लेकिन जिस तरीके से आपने वहां पर आतंक फैलाया था, उस तरीके से ये बिल्कुल साफ है कि जितना भी आतंकवादी कंटेंट है, चाहे वो हमास का हो या हिजबुल्लाह का हो या हूती का हो या किसी और का हो, उसको खत्म करने की आवश्यकता है, और इजराइल उसके ऊपर चल रहा है। ये बिल्कुल क्लियर है। सर 19 तारीख को फिजिकली कहा जा रहा है कि दस्तखत होंगे इस एमओयू पर, या इसको डील कहा जाए, क्या कहा जाए। और कहा जा रहा है इलेक्ट्रॉनिकली तो दोनों दस्तखत कर चुके हैं, जेडी बेंस ने शायद अमेरिका की तरफ से दस्तखत किए हैं। लेकिन आपको लगता है कि उन दस्तखतों के बीच में भी अभी बहुत कुछ है जो कि सॉर्ट आउट होना है? और अगर दस्तखत हो गए, फिर तो खुलकर अमेरिका और इसराइल एक दूसरे के आमने सामने आ ही जाएंगे, फिर दोस्ती का कोई सवाल नहीं लगता आपको? और जबकि पूरी तरह से अमेरिका इसराइल को समर्थन करता रहा है इस पूरे युद्ध में। देखो देखो अंजू, मैं एक बात और बताता हूं आपको, कि अमेरिका और इसराइल के जो रिश्ते हैं वो बिल्कुल एक अलग प्लेटफॉर्म पर हैं। और अमेरिका इसराइल जो है वो एक अमेरिका की रिक्वायरमेंट है। इसराइल अमेरिका को चाहिए, अन्यथा वो पश्चिम एशिया में अपने प्रभुत्व को कहां से कंट्रोल करेगा, कैसे उसको बनाएगा। उसके बाद जो ईरान जिस प्रकार से उभर करके आया है, अब पश्चिम एशिया में ईरान का प्रभुत्व फैलेगा, तो आप देखिए वो जो अमेरिका का क्या क्या परिस्थिति वहां पर बनेगी। और एक बात बिल्कुल समझने की है कि अगर अमेरिका का पश्चिम एशिया से प्रभुत्व समाप्त होगा, तो ये अमेरिका के लिए एक इकोनॉमिक कैटास्ट्रफी होगी। एक सब मेरे को हिंदी शब्द समझ में नहीं आ रहा, इकोनॉमिक कैटास्ट्रफी, क्योंकि वो पेट्रो डॉलर की समाप्ति की, बिगनिंग ऑफ द एंड ऑफ पेट्रो डॉलर होगा। और उसकी वजह से जो अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है, जो काफी हद तक इसके समर्थन पर है, उसमें परेशानी होगी। और अगर आप इसराइल के साथ पूरी तरह से अपने हालात बिगाड़ेंगे, आज आप देखिए अमेरिका का जो 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 जिस तरह से जूस ने अमेरिका की इकोनॉमी के ऊपर उनका एक वर्चस्व तो नहीं कहूंगा, कंट्रोल है, उनका कंट्रीब्यूशन है उस पे। अगर वो आप इसराइल जो है वो आपकी मजबूरी है अमेरिका की। और ये मैं बता रहा हूं कि कितनी भी बातचीत कोई भी करता रहे, ट्रंप कुछ भी करता रहे, ट्रंप इज नॉट अमेरिका, अमेरिका इज नॉट ट्रंप। ट्रंप कुछ भी करता रहे, अमेरिका और इसराइल की दोस्ती मेरे आकलन से बनी रहेगी। और मुझे लगता है कि इसके बाद और शायद प्रगाढ़ होकर के वो आए। हम बातचीत जरूर कर रहे हैं, अमेरिका भी अलग अलग स्टेटमेंट्स लगातार देते जा रहा है, लेकिन आप पिछले 15-20 दिनों का वहां का जो एयर फ्लाइट का जो एक पैटर्न है, उसको आप पढ़ करके देख लें। लगातार अमेरिका से CA-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में वहां से कुछ इसराइल में लगातार भेजा जा रहा है। वो तमाम लगातार जो आ रहा है, वो असला बारूद है, एयर डिफेंस वेपन सिस्टम्स हैं, सारी चीजें अमेरिका, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स हैं, वो दे रहा है उनको। अमेरिका जानता है कि दे नीड इसराइल टू कंटेन ईरान, कोई इसमें शक नहीं है। और इसमें आगे आप देखिएगा, अब
ये एक इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत की बात हो रही थी, वो भी मैं बताता हूं आपको कि इतनी जल्दी क्या थी। आनंद फानन में इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत, आप मुझे बताएं, इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत जबकि उसका कोई मतलब नहीं है, क्यों करने पड़े? वो इसलिए करने पड़े कि वो इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत उनको G7 से पहले उनको एक दिखाना था कि एक समझौता हमारा हो रहा है, ताकि वो जब G7 में जाएं तो उनके पास कुछ हो दिखाने के लिए। वरना मुझे बताओ, जब उस इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत की कोई मान्यता नहीं है और जब तक फिजिकल दस्तखत नहीं होंगे तो कोई भी इंप्लीमेंट नहीं होगा प्रोग्राम जो वहां पर हो रहा है, तो फिर किस लिए इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत करवाने की जरूरत पड़ी आनंद फानन में, और क्या इसका मकसद है? वो सब ये कहा जा रहा है, कहते हैं कि वो ताकि वो G7 के समय कुछ ना कुछ उनके पास हो, ये वजह थी। और अब 19 तारीख को दस्तखत होंगे या नहीं, इसमें भी बड़ा प्रश्न चिन्ह है। दूसरा, अगर ये कहते रहेंगे मैं एक भी पैसा नहीं दूंगा और वो कहेगा हमें पैसा चाहिए, तो फिर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। हॉर्मुज को वो कहते हैं कि बिल्कुल फ्री खोलेंगे, वो कहता है नहीं मैं यहाँ से टैक्स लूंगा, उस पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। बहुत सारी क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन मार्क्स हैं। हमास को आप खुलेआम सपोर्ट करने की बात कर रहे हो, वो भी क्वेश्चन मार्क है। जो आपको मदद दी जा रही है उसके लिए वहां के जो कट्टरवादी नेता हैं, उन्होंने ऑफ कहना शुरू कर दिया है कि उसका प्रयोग हम अपनी मिलिट्री बनाने में लगाएंगे। आप अपने देश को संभालो। तो मेरा ये कहने का अर्थ है कि ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन अभी यहाँ पर है, और 19 तारीख को क्या होता है ये भी देखना पड़ेगा। और अगर अमेरिका $300 अरब देने के लिए तैयार हो जाता है, तो भी आप देखिएगा किस प्रकार से उनकी थू थू होती है अपने खुद के देश में। मैं एक चीज यहां बताना चाहता हूं, ये ईरान करने देगा या नहीं करने देगा ये सोचने की बात है, लेकिन अमेरिका का अब एकमात्र उद्देश्य ये रहेगा शायद कि वो ईरान के पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट सिनेरियो में जो ईरान को रिकंस्ट्रक्शन रीबिल्डिंग की आवश्यकता है, वो अमेरिका जाकर के कहे कि भाई ये रिकंस्ट्रक्शन मैं करूंगा और मैं आपकी मदद करूंगा, मैं आपको दोबारा उसी लेवल पर बनाने के लिए आपको सारा सामान दूंगा, सारी हमारी अमेरिकन कंपनी जहां पर आकर के काम करेंगी। इस प्रकार से अमेरिका ईरान में अपना प्रभुत्व बनाना चाहता है। ये ईरान की जनता मंजूर करेगी या नहीं, इस पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, लेकिन ये उनका मुझे लगता है एक एक उद्देश्य रहेगा कि पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट सिनेरियो में वहां जाकर के अपनी कंपनीज के द्वारा वहां पर प्रभुत्व बनाए, और जो 300 अरब यहां से दे रहे हैं उसको वहां से पीछे से घुमा के वापस ले जाएं अपने। तो ये संभावना बनी हुई है, लेकिन क्या वो पैसे देंगे, क्या बातचीत होगी और आगे, ये तमाम चीजों पर निर्भर करेगा। और 19 तारीख का हमें इंतजार करना पड़ेगा कि 19 तारीख को क्या होने जा रहा है। सर, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रंप टावर भी तो खड़े करने हैं ईरान में, और फिर वहां पर स्टारलिंक को भी ले जाना है, तो ये सब कुछ इसी तरीके से होगा। और आप सही कह रहे हैं, इधर से देंगे उधर से पैसे बटोर लेंगे। सर, लेकिन भारत ने जिस तरह का स्ट्रांग मैसेज दिया है G7 में, डोनाल्ड ट्रंप के बिल्कुल बगल में बैठकर पीएम मोदी ने जो विश्वास की बात की है, वो तो सारी दुनिया में एक मैसेज चला गया है। लेकिन आज शाम को जो बैठक होने जा रही है पीएम मोदी की और डोनाल्ड ट्रंप की, उसमें आपको लगता है क्या है, वहां पर भारत और स्ट्रांगली अपनी बात रखेगा? क्योंकि आपको याद होगा हमारे विदेश मंत्री ने भी मार्को रूबियो से कहा था कि माफी मांगनी होगी अमेरिका को इस बात के लिए, लेकिन माफी उन्होंने अभी तक नहीं मांगी है। आपको लगता है कुछ स्टर्न और बातें भारत कह सकता है? कह सकता नहीं है अंशु, मुझे लगता नहीं है, मैं जानता हूं कि कहेंगे। आपके प्रधानमंत्री, आज का जो भारत का नेतृत्व है बहुत सशक्त और बिल्कुल मैटर ऑफ फैक्ट नेतृत्व है, और वो नेतृत्व है जो पिछले 12 वर्षों से सिर्फ एक प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, सिर्फ एक, उसका एकमात्र प्रिंसिपल है, वो है राष्ट्रीय हित, भारत के हित। जहां भारत का हित है, जिस चीज में भारत का हित है, सिर्फ वही काम किया जा रहा है पिछले इन 10-12 वर्षों में। आप देखिएगा किस तरीके से, जैसा कि उन्होंने अभी कहा है, वैसा का वैसी ही बातचीट वहां पर होगी। और डोनाल्ड ट्रंप भी ऑलरेडी, डोनाल्ड ट्रंप देखिए, मैं बता रहा हूं आपको, वो कहेंगे मोदी इज ए ग्रेट मैन, ग्रेट फ्रेंड ऑफ माइन, ये वो पूरी बातचीत होगी। ये बिल्कुल स्टर्न मैसेज वहां पर चला जाएगा। जब मार्को रूबियो भारत आए थे तो जिस प्रकार से उनको हमने वेलकम किया था, वो भी पूरी दुनिया जानती है। तो अब इसको ज्यादा फ्लॉग करने की जरूरत नहीं है। और फिर वो यहाँ आने के बाद सबसे पहले कहाँ गए थे, वो भी सारे सब जानते हैं। और वहां जाकर के किससे मिलना है, वहां के चीफ मिनिस्टर से नहीं मिले और मिले किसी और से, और कहीं और जाकर के वो बैठ गए और कुछ अपने मिशनरीज को देखना शुरू कर दिया। ये तमाम चीजें, ये कोई पूरी दुनिया में ऐसा नहीं है कि किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। और जो मैसेजिंग है वो बिल्कुल क्लियर कर दी गई है और बिल्कुल साफ शब्दों में बताया गया है कि ट्रस्ट डेफिसिट है, और ये ट्रस्ट डेफिसिट खत्म करने की जरूरत है। और इस ट्रस्ट डेफिसिट का एक बहुत बड़ा कारण दुनिया का सबसे घटिया देश पाकिस्तान है, कि आप उस दुनिया के सबसे घटिया
और अविश्वसनीय देश पर जो डॉलर्स के लिए अपने खुद के देश को बेचने के लिए तैयार है, उस देश के की वजह से आप भारत के साथ रिश्ते इस तरीके से बिगाड़ रहे हैं, ये बात उनको समझा दी गई है। और एक बात और मैं बताऊंगा अंजू, ये वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। आज की जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, उसमें अमेरिका नीड्स इंडिया मोर देन व्हाट इंडिया नीड्स अमेरिका। और ये बात बिल्कुल क्लियर है, अमेरिका भी इस बात को जानता है और हमने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। हमने अपने बाइलेटरल रिलेशनशिप्स इंप्रूव करने शुरू कर दिए, ट्राइलेटरल बातचीत चल रही है, नीदरलैंड हम जा रहे हैं, स्कैंडिनेविया हम जा रहे हैं, नॉर्डिक नेशन से हम बातचीत कर रहे हैं। स्कैंडिनेविया नॉर्डिक नेशन लगभग वही है। और ब्रिटेन के साथ हमारी बातचीत हुई है, कनाडा के साथ हमारी बातचीत हो रही है। तो ये पूरा जो विश्व का जो एटमॉस्फेयर है, जो वर्ल्ड ऑर्डर है, वो उभर करके नया आ रहा है। ग्लोबल साउथ की वॉइस है भारत, और भारत एक बहुत बड़े शक्ति केंद्र की तरह से उभर रहा है। और यही चीजें कहीं ना कहीं पाकिस्तान और अमेरिका दोनों को नहीं समझ में आ रही हैं। तो इसको ये भी बिल्कुल क्लियरली विदाउट एनी एम्बिग्विटी बता दिया जाएगा डोनाल्ड ट्रंप को। और ये बात जिस प्रकार से G7 में ऑलरेडी उठा दी गई है, उसी फर्मनेस के साथ आप देखिएगा कि शाम की जो मीटिंग हो रही है उसमें ये बात उठाई जाएगी। ट्रेड पे भी बात होगी, और भी चीजों पर बात होगी, लेकिन ये बात निश्चित रूप से उठाई जाएगी। और ये जो लोग यहाँ पर हैं, मैं देखो बार बार अंजू यही कहता हूं कि जो हमारे देश में जो आधा फ्रंट है, अब वो एक शगुफा छोड़ देते हैं, एक बात कह के चले गए कि ये बिक गया, वो खत्म हो गया, ये हो गया, सरेंडर कर दिया, और फिर वो ठीक हो गया तो उसके बाद वो गायब हो गए। फिर उसके बाद वो कोटा में जाकर के कोई दुकान चला रहे हैं कि भाई नीट करो। तो ये जब इस तरीके की बात होती है, तो वो मेरे हिसाब से राष्ट्र हित में वो चीजें नहीं हैं। और ये उनके मुंह पे करारा तमाचा है, जो पिछले 7 8 10 दिन के जो एक्टिविटीज हुई हैं, जिस प्रकार के डेवलपमेंट्स हुए हैं, जिस प्रकार के स्टेटमेंट्स गए हैं हमारे विदेश मंत्रालय से, विदेश मंत्री से और प्रधानमंत्री से। तो ये उन लोगों के ऊपर है जो कि अभी कहीं और मीटिंग करके और नीट को नीट करने की कोशिश कर रहे हैं। सर प्रोपेगेंडा तो उनको चलाना ही है ना। अब एक प्रोपेगेंडा चलाया कि पीएम मोदी ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, देखिए सरेंडर हो गए हैं। अब उनको तस्वीरें दिख रही होंगी। अब उन्होंने एक बार भी चू नहीं की है सोशल मीडिया पर कि तस्वीरें क्या कहती हैं, कैसे उड़े उड़े नजर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, कैसे यहाँ वहां झांक रहे हैं जब पीएम मोदी की तस्वीरें खींची जा रही, ये सब उनको नजर नहीं आएगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जैसे कहेगा कि भारत की इकोनॉमी डेड है तो तुरंत कूद जाएंगे। तो ये है इस देश का विपक्ष। लेकिन चलिए आज शाम को क्या बैठक होने जा रही है जो पीएम मोदी की और डोनाल्ड ट्रंप की, उसका क्या आउटकम रहता है, उसमें क्या क्या मैसेज भारत देता है, इस पर भी सबकी नजर रहेगी। लेकिन सर आपने अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकाला और इस विषय पर बहुत गहरी जानकारी, बहुत विस्तार से जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।